हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस एड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का सब टॉपिक जो कि है मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे 2 वीडियो बना चुका हूँ। उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। और साथ ही में मैं उन वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक स्पेशल केस का जो कि है एक कार बैंक रोड, जब वो बैंक रोड पे ट्रैवल करता है, एक सर्कुलर बैंक रोड पे, तो वो उसकी स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए हमें कितना मैक्सिमम वेलोसिटी रखना चाहिए उस कार का, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाए उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कोई जब साइकिलिस्ट एक सर्कुलर पाथ से ट्रैवल करता है तो वो एक सर्कल के अंदर की तरफ बेंड होते हुए एक थीटा एंगल वो क्रिएट करता है। ये जो है एंगल, थीटा एंगल वो क्रिएट करता है। तो हमने इस एंगल को कैलकुलेट किया था। हमारा जो एंगल आया था वो आया था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हमने वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिन्होंने ये वीडियो को पहले से देखा हो। ठीक है। और हमने इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट में ये पढ़ा था कि जब कोई कार किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो हम उसकी स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कितनी रखनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। तो आप में उस वीडियो में जाके आप पूरा इसको स्टडी कर सकते हैं। तो जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर बैंक रोड। पहले क्या था, जो रोड थे वो प्लेन थे, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, जो बैंक है, जो रोड है वो बैंक्ड है। बैंक होने का मतलब है कि कुछ इस तरह से बैंक रोड हमें दिखता है। ये जो है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारा एक बैंक रोड है। इसमें अगर एक सर्कल कंसिडर एक अगर इसको रोड को सर्कल कंसिडर करते हैं तो उस सर्कल में एक आउटर एज होगा, एक इनर एज होगा। ठीक है, तो जो आउटर एज होगा वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पे होगा ग्राउंड से, और जो इनर एज होगा वो थोड़ा कम हाइट पे होगा। ठीक है, तो सपोज एक कार उस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इस तरह के कार को की कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि ये कार स्किड ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो रेसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि जब वो बहुत हाई स्पीड में एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने स्पीड को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सपोज एक कार है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का कार बनाया हुआ है। ठीक है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है लाइक, बट फिर भी समझने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो फोर्स है वो है, पहले ही मान सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर होता है। तो क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो जो रोड लगा रहा है किस पे, इस कार पे, वो भी इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू एनीथिंग। ठीक है, आप अपने ऑप्टिक्स में पढ़ा था नॉर्मल, ये भी उसी तरह का नॉर्मल है। तो नॉर्मल रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा रिएक्शन है हमारा, दूसरा फोर्स है जो हमारा, सॉरी, जो दूसरा फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस, इट एक्ट्स बिटवीन द टायर एंड द रोड। ठीक है, तो ये किसके अलोंग एक्ट करता है, सरफेस के अलोंग। ठीक है, जिस सरफेस पे ये गाड़ी खड़ी है। और जो तीसरा यहाँ पे जो फोर्स है वो है जो वेट, इस कार का जो वेट है वो एक तीसरा फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हम इस बॉडी में अलग अलग फोर्सेस का डायग्राम बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अब एक चीज़ बताना भूल गया कि जो कार है वो एक इंक्लाइन बैंक रोड पे खड़ा है। ठीक है, उस बैंक रोड का जो इंक्लिनेशन है वो है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलग अलग फोर्सेज इस कार पे एक्ट कर रहा है उसको हम एक फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं।
ठीक है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनता कैसे है, वो इस तरह बनता है कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास कार है, कार को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब होता है बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से जिस जिस डायरेक्शन में फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है उसके अलॉन्ग हम एक फोर्सेस को बनाते हैं, ठीक है, एरो के थ्रू। फिर उसके बाद हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एंगल है, ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो ये है और ये जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि ये जो है वो हमारे सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और तो हमें पता है कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और बीच में एक ट्रांसवर्सल है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये थीटा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एंगल थीटा होगा कि नहीं। ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये जो है एन और एफ आपस में कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री, क्योंकि एन हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है इंक्लाइन से सरफेस से, ठीक है। तो ये और ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखते हैं कि जो एन ये जो है हमारा और ये आपस में कितना डिग्री बना रहे हैं, फिर से 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ओके। अब हमने क्या किया है, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका हमने कंपोनेंट इसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। जब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो एंगल थीटा हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा एन कॉस थीटा होगा। हमें पता है कि थीटा के साथ जो फोर्स या फिर कोई भी वेक्टर अटैच रहता है वो होता है कॉस वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा हमारा एन कॉस थीटा। उसी तरह जो इसका हम दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा एन साइन थीटा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ये जो होगा हमारा होगा एन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एन कॉस थीटा, ये हो गया एन साइन थीटा। अब जो हमारे पास जो दूसरा फोर्स है वो है हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको भी हम फिर से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे। जब हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि इसके अलॉन्ग जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा कंपोनेंट इसका वो होगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा एफ साइन थीटा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, है कि नहीं। ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा और ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। और एम जी तो इसमें पहले से ही एक्ट कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में दो कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक एक्ट कर रहा है एफ साइन थीटा और एक एक्ट कर रहा है वेट एम जी। अब इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो एक्ट कर रहा है एफ कॉस थीटा और दूसरा कौन सा एक्ट कर रहा है इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से एन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि अब देखो कि जो कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, हमने पहले इनिशियली बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कार है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए उस पर जो नेट फोर्स होता है चारों तरफ से वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कभी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा, डी पी बाई डी टी। अगर नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़ीरो होगा तो फोर्स भी ऑब्वियस सी बात है कि ज़ीरो होगा। तो जो हमारे जो पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, कार का, वो एक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब देखते हैं कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है एफ साइन थीटा और एम जी, दोनों मिल के किसको बैलेंस कर रहे हैं, एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो अब जहाँ पे देखो जो कार को जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो कार का ये वाला कंपोनेंट, ये जो है ये कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो जब ये कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा एम जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ठीक है। तो और हम यहाँ पे हमें ये चीज़ तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो कोई भी बॉडी तब तक मूव कर नहीं करेगी अगर सपोज हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, जिस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है वो किससे कम होना चाहिए, म्यू एस एन से
कम होता है, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कहने और डायनेमिक जब ये मूव करता है उस कंडीशन की नहीं, जब ये रुका हुआ है, जब इस पर स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो उस इस वैल्यू को हमें मैक्सिमम बनाने के लिए एफ इज लेस, यहाँ पे तो हमारा एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये जो दो इक्वेशन निकाला वो इन दोनों के इक्विलिब्रियम की वजह से निकाले, वर्टिकल वाला दिस डायरेक्शन और एक हमने इस इक्विलिब्रियम की वजह से निकाला, और दूसरा इक्वेशन जो हमने निकाला है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से कंडीशन से निकाला है, ठीक है। कि ये जो यहाँ पे जो पहला वाला इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो एन कॉस थीटा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो इस तरह आएगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस कार को कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कर रहा है एक तो फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो है एन साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा मिलके एम वी स्क्वायर अपॉन आर बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जहाँ पे एफ है ना, इस इक्वेशन में एफ का है यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में एफ का है यहाँ, इन एफ की जगह हम क्या पुट करते हैं, म्यू एस एन पुट करते हैं। तो उस टाइम जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स में जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वेलोसिटी को म्यू नॉट और वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में f की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। जब हम f की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले वाले इक्वेशन में आ जाएगा हमारा, बन जाएगा n cos थीटा, यहाँ से देखो n cos थीटा तो एज इट इज रहेगा, mg भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे f के बदले क्या हो जाएगा, डी एस एन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पे भी एन साइन थीटा एज इट इज प्लस एफ कॉस, एफ की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल्स टू द मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। अब हमारा जो, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से n को कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या करेंगे, n को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में हमारा म्यू एस एन साइन थीटा, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर हम n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और n कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो भी टर्म बचेगा वो एम जी के साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब इस n को हमें फिर से इक्वेशन नंबर 3 में एक बार सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि हमें n को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए n को क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट कर दिया। जब हम इक्वेशन नंबर 4 में n की वैल्यू की यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, एक यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। याद रखना यहाँ पे एम वी नॉट है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है उस कार की, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जब हमने m और m को कैंसिल कर दिया तो क्या इक्वेशन बचेगा, बनेगा, वो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो स्क्वायर को आपको पता है स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट में डाल देंगे, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा मैक्सिमम वेलोसिटी का, किसमें हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी, कार की, ताकि जो स्किडिंग है उसको अवॉइड कर सके। तो मतलब इतना मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए उस कार की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर ज़्यादा होगी तो वो स्किड कर जाएगी। तो हमारा जो वी नॉट होगा वो हो जाएगा अंडर रूट आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम यही कंडीशन चाहिए था हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस को कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे पास रोड के पास कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। एक और आप यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इस कार की, वो ये इस केस में बैंक रोड के केस में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो नॉर्मल जो प्लेन वाला जो पार्ट था, ठीक है, इस वाले केस में इस कार में क्या आया था, हमारा जो वी मैक्सिमम था वो आया था म्यू एस आर जी, ठीक है। ये बैंक नहीं था, ये प्लेन रोड था।
तो लेकिन यहाँ पे और जो हमारे केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी आया वो ये आया। तो हमें पता है कि अगर हमने किसी कार को हमने रोड को अगर बैंक बना दिया, मतलब उसको इंक्लाइन बना दिया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द केस वेयर द रोड इज़ प्लेन। ठीक है, तो ये आपको लोगों को समझ में आया। अब दूसरा क्या है कि एक स्पेशल कंडीशन को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि जब कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन वो रोड पे नहीं है, मतलब कि म्यू एस हमारा ज़ीरो है। तो इस एक्सप्रेशन में जब हम म्यू एस को ज़ीरो कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, एक सर्टेन वेलोसिटी आती है, वी डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो ये हम इस केस में क्या है कि अगर कोई फ्रिक्शन है तो उस कार की कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि जो कार है वो स्किड ना करे। ठीक है, तो अगर इससे कम हुई तो अगर इससे ज़्यादा हुई तो कार क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगा। और अगर इससे, ठीक है, तो वो फिर वो जो कार है वो पार्क नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के टॉपिक को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।